हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का जो सेकंड चैप्टर है यानी प्रश्नावली 1.2 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके फर्स्ट लेसन को समझाने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था। अगर आप लोगों को उस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम लोग एनी टाइम अपनी तरह से पूरी प्रयास करेंगे कि आपको वो समझा पाएँ। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ बताइए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि ये कथन सत्य है या नहीं, और अगर सत्य है तो उसका भी कारण दीजिए कि ये सत्य क्यों है, और अगर असत्य है तो उसका भी कारण दीजिए कि ये असत्य कैसे है। तो चलिए हम लोग कथन देखते हैं कि आखिर कथन कह क्या रहा है। हमारा पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कथन है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसलिए इन दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। अपरिमेय संख्या मैंने बताया था, एक बात मैंने अपरिमेय संख्या से पहले मैंने एक बात बताई थी कि परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या जिसे परिमेय उसे हम लोग कहेंगे जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात और थी, Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 था। और जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वो परिमेय है। और जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी √5, √2 और √5, √3, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या की जहां तक बात थी, हम लोगों ने वास्तविक संख्या में पढ़ा था, वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक बनता है। यानी टोटल परिमेय संख्या और टोटल अपरिमेय संख्या दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, हमें वास्तविक संख्या मिलता है। यानी जितना भी परिमेय अपरिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या होगा, और जितना भी परिमेय संख्या वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। यानी कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो क्या कहेंगे हम लोग, कथन सही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही मिलके बनती है। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलके बनती है तो टोटल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही होगा ना, इसलिए ये कथन सत्य है। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे कथन को। चलते हैं अपने दूसरे कथन पे। हमारा दूसरा कथन बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। आइए बात करते हैं। संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु हैं, यानी इधर 0 और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर नेगेटिव होता है। और बोल रहा है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो √m के फॉर्म का होता है, यानी इसके रूप का होता है। और m भी बोल रहा है क्या, m बोल रहा है प्राकृत संख्या, m बोल रहा है प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, यानी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे नंबर लाइन पे निगेटिव भी होता है और प्लस पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है प्लस पॉजिटिव भी होता है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन पे सभी संख्याएं वो √m के फॉर्म का नहीं होता है, सभी संख्याएं √m के फॉर्म का नहीं होता है।
कुछ संख्याओं की बात करें तो वो हो सकता है, लेकिन अगर सभी संख्याओं की बात करें तो वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ संख्याएं यहाँ पे निगेटिव यानी ऋणात्मक भी है। अतः यह कथन हमारा क्या है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। और इसका रीजन देंगे कि नंबर लाइन पे हमारा ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जो कि प्राकृत संख्याएं में नहीं आती है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेहद ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, इससे पीछे कोई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या परिमेय यानी रेशनल और अपरिमेय यानी इरेशनल, दोनों से मिलके बनता है। परिमेय और अपरिमेय के जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अगर बात करें टोटल परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। टोटल परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। और टोटल अपरिमेय संख्या क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी है और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी है। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि टोटल वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। अतः यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं भी होती है। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। बोल रहा है कि क्या टोटल जो हमारा रूट के फॉर्म में होता है, वर्गमूल के फॉर्म में होता है संख्या, वो अपरिमेय होता है। अगर नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है, परिमेय हो। मैंने बताया था अपरिमेय के लिए कि √2, √3, √4 यानी रूट के फॉर्म में हो, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये सब कुछ रूट के फॉर्म में ऐसी संख्याएं भी होती है जो परिमेय होता है। जैसे देखिए बात करते हैं √9, क्या होगा, 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √4 इसका 2 क्या है, परिमेय संख्या है। √16 के क्या होगा, 4 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं और लिखें कि नहीं, जो टोटल जो रूट वर्गमूल के फॉर्म में जो होता है, वर्गमूल के रूप में होता है संख्या, वो अपरिमेय नहीं होता है। कुछ संख्या परिमेय भी होता है और इसका एग्जाम्पल इस तरह से है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, कुछ तथ्यों को समझते हैं जो इस क्वेश्चन में उपयोग होने वाला है। सबसे पहला नंबर पे हम लोग बात करेंगे परिमेय की, जो कि पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय की हम लोग बात करेंगे। पाइथागोरस परिमेय ट्रायंगल के लिए दिया गया है, यानी त्रिभुज के लिए दिया गया। और त्रिभुज में भी किस त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के लिए दिया गया है। समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें तो अगर थीटा हम लोग यहाँ पे माने तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला गया, यानी परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी भुजा जिसे हाइपोटेनस यानी कर्ण बोला गया, हाइपोटेनस की वजह से इसे हम लोग H से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और दोनों को देने के बाद तीसरी भुजा जो बच गया उसे हम लोग आधार बोलते हैं। आधार यानी बेस।
आधार यानी बेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे है इसलिए इसको हम लोग आधार बोले, ये लंब बोल दिया और इसको कर्ण बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें थीटा के अनुसार कर्ण तो सेम रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो रहेगा, सबसे लंबा वाला साइड जो रहेगा वो हमारा कर्ण रहेगा, लेकिन ये जो आधार और लंब है वो थीटा के अनुसार बदलते रहेगा। मैंने एक बात बोला जिसपे आप लोगों ने गौर किया नहीं किया होगा, लेकिन अब कीजिएगा। देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, मैंने कहा कि जो थीटा के सामने होगा वो भुजा लंब कहलाएगी। और तब थीटा यहाँ पे भी तो आ सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो थीटा यहाँ पे भी आ सकता है। तो जब थीटा यहाँ पे होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। समझ सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा को हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे लंब और आधार हमारा चेंज होते रहेगा, लेकिन अभी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो जानकारियां हैं वो हमें आगे लेनी है। बस आप यही समझिए कि इसको कर्ण कहेंगे, इसको आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी h का स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। जो h का स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इधर से हम लोग स्क्वायर को कर दे इधर, तो h का जो है वो रूट में p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए, हम लोग नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसका वैल्यू हम लोग कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। अगर 4 कर देंगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो इसमें क्या हम लोग डालेंगे, 2 + 2 करेंगे, 2 + 2, या तो 3 + 2 करेंगे, 3 + 0 सॉरी, या तो करेंगे 4 + 0। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी नंबर लाइन की, और ये जो थ्योरम है ये भी हम लोग किस पे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे ही दिखाएंगे। तो अगर नंबर लाइन पे हम लोग दिखाएंगे तो कभी भी ये दो संख्या नहीं आ सकता है। तो हम लोग हमेशा लेंगे अलग अलग ही संख्या लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग एक संख्या केस में, इस केस में लेंगे, इस तरह से बन रहा है ऊपर तो हम लोग इसको सेम ले सकते हैं। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में बात करें तो कभी भी 2 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे एक संख्या सिर्फ एक ही बार आता है। तो ये सब जानकारियाँ, ये सब बातें छोड़िए आप लोग, बस इस पे ध्यान दीजिए कि जो h का स्क्वायर होता है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका रूट करेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आखिर मैं ये आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। संख्या रेखा पे √5 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो अगर हम लोग √5 की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग बात करेंगे तो रूट में हमें क्या मिलना चाहिए, रूट में हमें मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए और 1 मिलना चाहिए, 4 और 1 मिलना चाहिए रूट में। और अगर 4 और 1 करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर होगा और इसका 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने यही पढ़ा है कि h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा। अब आइए बात करते हैं, दिखाते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। इसको एक लाइन हमने माना, यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पे हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब हम देखेंगे यहाँ हमें काम किस चीज़ का है, काम हमें है 1 और 2 का। तो इधर की ओर हम लोग 2 चलेंगे और ऊपर की ओर हम लोग 1 चलेंगे, ऊपर हम लोग 1 चलेंगे और इधर 2 चलेंगे। अधिकतर केस में हम लोग, ज़्यादातर केस में हम लोग जो लंब लेंगे वो 1 ही लेंगे।
अधिकतर केस में नंबर लाइन में हम लोग 1 जो लेंगे, सॉरी लंब जो लेंगे वो 1 ही लेंगे, और इधर हम लोग जितनी संख्या है उसके बाद बचेगी वो हम लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक त्रिभुज को। तो ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, √5 हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे √5 की, तो √5 को अब दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से चाप लेकर, कुछ बन नहीं रहा है, इस तरह से चाप लेकर हम लोग खींच देंगे। अभी अगर आप सही से स्केल से खींचिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरह से, यानी ये भी कुछ छोटा होगा। इसको भी अगर कुछ छोटा कर दें 2 को, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ यहाँ पे आके √5 इसका वैल्यू होगा, √5 इसका, और √5 यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा √5, जो कि 2 और 3 के बीच में आता है। आप लोग अगर √5 का वैल्यू निकालिएगा तो इसी तरह से कुछ 2 और 3 के बीच में √5 का हमारा वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगर आप लोग स्केल से कीजिएगा, कॉपी पे कीजिएगा, तो आपको अच्छे से ये सब समझ में आएगा। और अगर इस तरह से भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग कॉपी पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें स्केल और जो हमारा कंपास होता है उसका यूज है, तो वो हम लोग कॉपी पे करेंगे। इस वीडियो में इतना तक हम लोग रहने देते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो इसको भी हम लोग कॉपी पे कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें ये सब समझ में नहीं आया, एक बार कॉपी पे भी बता दीजिए। तो आप लोगों के लिए हम वो भी लेकर जरूर आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।